हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन ईसीएमए क्लासेस। आज जो है हम डायरेक्ट टैक्स का पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीएमए फाइनल का है, जो रिसेंटली हुआ था। आप देख सकते हैं दिसंबर 22 का पेपर है और ये है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ये बात बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको पता चल जाए जब भी कोई अपडेट आता है चैनल पे। तो और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं। जो पहला सेक्शन ये है जिसमें 20 क्वेश्चन है, सॉरी 10 क्वेश्चन है, सब पे 2-2 मार्क्स हैं, ठीक है। और बात करें अगर डायरेक्ट टैक्स के पेपर की, तो इस बार जो है लेंथी पेपर आया था फाइनल का। बाकी लगभग सबको जो है इसको करने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 45 to 50 मिनट्स लग गए होंगे, तो मेरा ऐसा अनुमान है। बाकी आप लोगों को कितना टाइम लगा या आप लोगों के हिसाब से कैसा पेपर था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, रोवेलो लिमिटेड engaged in manufacturing activity was incorporated on 5 जून 2020. Its total income for the previous year 2021-22 was 35 lakh. How much it is income tax liability including surcharge and cess for the assessment year 2022-23? If it has opted for सेक्शन 115 BAB, तो सेक्शन 115 BAB जब आप पढ़े होंगे तो इसका जो आंसर आएगा, हालांकि ये ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है मेरे हिसाब से, अगर क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इनकम टैक्स लायबिलिटी बतानी है जो कि सरचार्ज और सेस मिला के होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस, लेकिन इसमें अगर इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस ऐड करोगे आप 15% प्लस जो आप करोगे, 35 लाख का जो है आप देखोगे, 35 लाख का जो इसका आंसर आएगा ना 15%, वो आएगा 5,25,000 एग्जैक्ट, ठीक है। इसमें सरचार्ज जो ऐड कर दोगे आप, जो कि 12% होता है, और प्लस इस समय हमेशा सरचार्ज 12% है, और प्लस आपका जो है 4% क्या आ जाएगा, सेस आ जाएगा। तो उस हिसाब से कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। तो अगर आप सिर्फ 15% करोगे तो वो 5,25,000 आएगा। BAB में 15% ही है डायरेक्ट, और कोई डिडक्शन, कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो हो जाएगा आपका ए। हालांकि ऑप्शन ये ए भी गलत है। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर जो आ रहा होगा वो तो आपने दिखाया होगा रफ में, लेकिन ऑप्शन चूज़ करते टाइम आपने ए चूज़ किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें, माई सन INC USA हैज़ अ ब्रांच इन इंडिया फॉर सेल ऑफ इट्स बेवरेजेस विच इज ग्लोबली नॉन एंड सेलिब्रेटेड ब्रांड है। द टोटल इनकम ऑफ द ब्रांच फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 वाज 11.4 करोड़। हाउ मच इज द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फॉरेन कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम द ब्रांच। अगर फॉरेन कंपनी की टैक्स लायबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो 40% है, और क्योंकि 11 करोड़ है तो सरचार्ज कितना आ जाएगा, 5% सरचार्ज आ जाएगा और 4% का सेस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सब जब आप कैलकुलेट कर लोगे 11.4 करोड़ पे 40% प्लस 5% जो भी आएगा उस पर 4%। तो जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आंसर। हालांकि इसमें भी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे एक जीरो और आएगा, मतलब कि 49,79,000, सॉरी 4,97,95,200 आंसर ये आएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 49,79,520। तो आपने जब आंसर सॉल्व किया होगा तब तो आपने लिखा होगा 4,97,95,200, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपने जब वर्किंग बनाया होगा तो वर्किंग का आंसर ये होगा, लेकिन ऑप्शन जब आप चूज़ करोगे तो यही चूज़ करोगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, धनंजय इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन कंट्री एक्स फॉर द पास्ट 15 ईयर्स, ठीक है। ही विजिटेड इंडिया एवरी ईयर एंड स्टे फॉर 65 डेज। ही रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली इन मई 2021। टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ इनकम इन कंट्री एक्स कंट्रोल फ्रॉम इंडिया 18 लाख है, लॉस फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री वाई मैनेज बाय हिज ब्रदर ऑन हिज बिहाफ 7 लाख, एंड इनकम इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका हो जाएगा बी। अब इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से बी होगा। आपने क्या किया है और कैसे कैलकुलेट किया है, आपने आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आएगा आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, मित्रा इज अ CFO ऑफ ब्लू स्काई प्राइवेट लिमिटेड। ही ज्वाइन द कंपनी ऑन 1 जून 2021 फॉर बेसिक पे 1.5 है, ठीक है। बेसिक पे है 1.5 लाख एंड DA है 50% दे रहा हूँ। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे रेंट फ्री अकोमोडेशन की 15%, 10% एंड 7.5%, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, अगर आप देखें यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन का क्वेश्चन है ये, आपने सैलरी वाले पार्ट में किया होगा CMA इंटर में। तो क्या होता है, जहाँ पर एम्प्लॉयर ऑन करता है प्रॉपर्टी वहाँ पर आता है 15%, 7.5% और 10%। तो यहाँ पर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में पॉपुलेशन जो है एक्सीड करेगी 25 लाख से, है ना, 25 लाख से एक्सीड करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15% जो है रेंट फ्री एकोमोडेशन पर क्रेडिट वैल्यू मानी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, 1.5 लाख को आप, क्योंकि जून में ज्वाइन किया है इन्होंने, पूरे साल का ले लिया इसलिए इनका गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अगर आप देखें 1.5 लाख इंटू में 9 करेंगे आप, 1,50,000 इंटू में 9 जो भी आएगा उसमें ऐड करेंगे 50%, क्योंकि DA भी आता है जब आप RFA की रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में। सैलरी का मीनिंग यही है, जो बेसिक पे है प्लस
बेसिक पे प्लस DA, ठीक है, बेसिक पे प्लस DA आप ऐड करोगे और उस पर 15% लोगे तो ये आएगा 3,37,500। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेखा कंस्ट्रक्टेड अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एट पुणे फॉर विच शी बोरोड 100 लाख फ्रॉम SBI इन अप्रैल 2019 एंड द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन जनवरी 2022। इंटरेस्ट ऑन बोरोल आर एज फॉलो। फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 8 लाख, फॉर फाइनेंशियल 20-21 9 लाख। तो 24B में जो है मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है आपके हिसाब से? 24B में जो है जो डिडक्शन मिलता है वो मिलता है 2 लाख रुपए के। ये है मैक्सिमम डिडक्शन, इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए इनको अलाउड होगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो हाउ मच इंटरेस्ट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24? तो यहाँ पर 24 से कहने का मतलब है 24B होगा, ठीक है। 24B में कितना डिडक्शन इनको अलाउ होना चाहिए? तो अगर 3 साल देखें तो 6 लाख होना चाहिए, 2 लाख पिछले साल का, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, तो 6 लाख। इसका आप लोगों ने आंसर क्या लिखा है वो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई रीज़न है आपके पास तो वो भी बताइएगा। हालांकि मेरे पास जो प्रोविज़न है उसमें 24B में जो है, मैं यही प्रोविज़न, अगर कोई आप लिख के आए हो कि सेक्शन 24B में 2 लाख तक एलिजिबल होता है तो भी आपको जो हो सकता है नंबर मिल जाए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नारायण लिमिटेड इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट मेडिसिन वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 5 मार्च 2019, ठीक है। It incurred 1 lakh, 4 lakh, 3 lakh towards the research expense for financial year. It commenced regular manufacture actually from 1 April 2000, ठीक है। द रिसर्च एक्सपेंस इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 लाख। तो इनको अलाउ कितना होगा पता है इस केस में? कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कैपिटलाइज करोगे ओवर द पीरियड, और बाकी जो रिवेन्यू का एक्सपेंस है वो इनको अलाउ हो जाएगा पहले साल, बाकी अगले 5 साल में इनको 1/5 करके अलाउ होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। बाकी आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोगों का इससे आंसर डिफर है तो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी 10 मिनट के लगभग का वीडियो बन चुका है और अभी तक हम 6 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाए, तो आप समझ सकते हैं कितना लेंदी पेपर था इस बार का। इसको करने में लगभग 45-50 मिनट सबको लगे ही होंगे। आप लोगों को कितना लगा आप ये कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब हम 7th पे अगर देखें, 7th क्वेश्चन पे, तो 7th क्वेश्चन में है फ्लेमिंगो लिमिटेड इज इंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2021-22। इट कंस्ट्रक्टेड 20 अपार्टमेंट्स एंड सोल्ड ऑल द अपार्टमेंट फॉर 700 lakhs, ठीक है। देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू अडॉप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पस एंड एक्चुअल कंसिडरेशन एक्सपेंस एक्सेप्ट इन केस ऑफ 3 अपार्टमेंट, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू थी 60 लाख, 55 लाख एंड 50 लाख, और एक्चुअल कंसिडरेशन कितना मिला? 56 लाख, 48 लाख और 44 लाख। तो इसमें जो प्रोविज़न आपको अगर लिखना था तो 50C करके एक प्रोविज़न है, जहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी जो है अगर 10% जो एक्चुअल कंसिडरेशन है, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू अगर एक्चुअल कंसिडरेशन से 10% ज़्यादा है तो आप कौन सा लोगे? स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू लोगे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका B, ठीक है। इसमें यही बोला कि हाउ मच वुड बी एडेड टू द इनकम ऑफ फ्लेमिंगो, तो 13 लाख। क्यों 13 लाख? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू 60 है और इसकी कंसिडरेशन कितनी है? 56 है। तो ये 10% से तो कम ही ज़्यादा है ना, मतलब 10% ज़्यादा तो नहीं है, 10% से ज़्यादा तो नहीं है। वहीं पर अगर इस सेकेंड अपार्टमेंट की बात करें जो कि उसकी कंसिडरेशन है 55 लाख, कंसिडरेशन कितनी है? 55 लाख, और स्टैम्प ड्यूटी कंसिडरेशन है 48 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 55 लाख। तो यहाँ पे 10% से ज़्यादा, तो यहाँ पर आप क्या लोगे? यहाँ पे 7 लाख से, तो यही बढ़ गया इसका इनकम, और यहाँ पर भी 6 लाख से बढ़ गया क्योंकि 44 लाख की कंसिडरेशन है और 50 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यहाँ भी 10% से ज़्यादा। तो कौन सा कंसिडर होगा? 50 लाख और 55 लाख। तो इनकम बढ़ी कितने से? 6 लाख इधर और 7 लाख इधर, तो 7 + 6 13 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 लाख। और इसका प्रोविज़न भी आप लोगों ने लिखा होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे ज़रूर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ग्रेट नर्सिंग होम इज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉक्टर बिंग पार्टनर, ठीक है। द फर्म हैज़ एग्रीगेट एनुअल रिसीट ऑफ 48 लाख 48 लाख। तो आप मेरे को ये बता सकते हैं जो प्रोफेशनल के लिए आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है वो उसकी लिमिट है 50 लाख तक की अगर टर्नओवर है। तो इसका कितना है? इसका जो टर्नओवर है ना वो है 48 लाख, तो ये उसके लिए एलिजिबल है। और जब आप प्रिजम्पटिव में एलिजिबल होते हो तो कोई भी एक्सपेंस आपका अलाउ नहीं होता, सिर्फ एक परसेंटेज है जो कि आपको उसकी इनकम बतानी पड़ती है, जो कि प्रोफेशनल के केस में कितना है? 50% ऑफ एनुअल रिसीट, ठीक है। तो इसका जो इनकम हो जाएगा हाउ मच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा 24 लाख, ठीक है। आप लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया है ज़रूर एक बार बता सकते हैं, तो बताइएगा। अब हम आगे चलते हैं। श्री राम ट्रांसफर्ड अ वैकेंट लैंड टू हरी फॉर 90 लाख, ठीक है। द वैकेंट लैंड वाज एक्वायर्ड बाय श्री राम इन अप्रैल 2010 फॉर 15 लाख में खरीदा था उसने, ठीक है। ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल विथ जेम्स इन फरवरी 2012 एंड रिसीव 2 लाख। तो इसने क्या किया? 2012 में फरवरी में इसको 2 लाख रुपए जो मिले थे उसने तो फॉरफिट कर लिया होगा ना, क्योंकि तब उसने बेचा नहीं, फॉरफिट कर लिया होगा। अब मार्च 2022 में इसने 110 लाख रुपए में इसको बेचा है।
तो कंसिडरेशन कितना हो जाएगा 110 लाख, और कोई एक्सपेंस अगर होगा तो वो आप माइनस करोगे, हालांकि इसमें है नहीं, 110 लाख ही हैं, तो 110 लाख और 15 लाख जो है, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 लाख की है, और इसने जो सेल कंसिडरेशन है वो है 90 लाख, तो यहाँ भी 50C आ जाएगा, और क्योंकि 10% से ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ रही है तो इसलिए हम सेल कंसिडरेशन किसको मान लेंगे 110, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटल गेन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 81,52,690, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन ए। अब हम अगर ये देखें, मालिनी वन अ लॉटरी विनिंग ऑफ ₹10 लाख विच वॉज क्रेडिटेड टू हर बैंक अकाउंट, द पेयर हैज़ डिडक्टेड टैक्स। तो यहाँ पर TDS कितने से कटेगा? अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत सही से पढ़ोगे तो इसने विनिंग अमाउंट कितना है, लॉटरी विनिंग है 10 लाख, जो कि क्रेडिटेड उसके बैंक में कितना क्रेडिट हुआ 10 लाख, यानी कि TDS कटने के बाद हुआ होगा, तो ये जो 10 लाख है वो किसके बराबर है 70% के बराबर, ये है 70% के बराबर, ठीक है। तो 100% कितना होगा इसका आंसर, तो जब आप इसको 10 को डिवाइड करोगे 70% से तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी 14,28,570। तो ग्रॉसिंग आप TDS करेंगे तो 14,28,570, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अब हम अगर बात करें ऑब्जेक्टिव को छोड़ के तो बाकी क्वेश्चन ईजी ही था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। अगर आप ये देखो तो 234C में जो है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, ठीक है, और उस जो कि 8 मार्क्स का था, ये ईजी ही था। और उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे टफ लगा, बाकी आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन, जो बी वाला पार्ट है वो कैसा लगा। बाकी ये जो है PGP से आया था क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें जो है इतना कुछ खास था नहीं, ये भी इजी ही मान सकते हो आप। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर देखोगे, ये पूरा PGP से 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, इस बार मैथ से नहीं आया, मैथ नहीं पूछा इस बार। उसके बाद पूछा स्टेट वेदर रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ टू बी फाइल्ड, रिटर्न ऑफ इनकम से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, तो ये काफ़ी ईजी था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है ऑल एलन जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जिसका एज कितना है 81 है, टोटल इनकम 310 है, ठीक है, तो 81 है। अब जिसका ईयर 81 है वो क्या है, सुपर सीनियर सिटीजन है। और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख से ज़्यादा होगा तो ही मैंडेटरी है कि उसको ITR फाइल करनी है, ठीक है। लेकिन इसकी टोटल इनकम ही कितना बता रहा है 3,10,000, तो क्या इसको ITR फाइल करने की ज़रूरत है? तो इसका आंसर क्या होगा, ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है इसको। उसी हिसाब से अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है गोम्स एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, कंस्टिट्यूट हुई थी 1/4 किसको, हैज़ बिजनेस लॉस ऑफ 22,000, तो क्या इसको करना है? इसका तो आंसर है कि इसको ITR फाइल करनी पड़ेगी विद इन ड्यू डेट। उसके बाद अगर आप देखेंगे नीलगिरी एसोसिएट एलिजिबल एग्जामेशन अंडर सेक्शन 1023B, अगर इसको 1023B की एग्जामेशन लेनी है और इस एग्जामेशन लेने से पहले अगर इसका इनकम कितना है, बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा, तो इसका कितना है 430 है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है 430, जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा ITR फाइल करनी पड़ेगी। अब इसमें देख लेते हैं, विलियम्स जो है वो 51 ईयर्स का है, एम्प्लॉय ऑफ चैपल लिमिटेड, हैविंग सैलरी इनकम है 240 का बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड इनकम फ्रॉम बैंक फिक्स डिपॉजिट 20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये है। तो इसका जो ये इसमें इसको क्या करना पड़ेगा आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम ये देखें क्वेश्चन, अगर यहाँ पर जो है ये आपका स्लम सेल का क्वेश्चन है, कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, ये आपने किया ही होगा, जिसमें हम क्या करते हैं सेल कंसीडरेशन ले लेते हैं, जितना भी जो भी यूनिट बेच रहा है, इसमें यूनिट कौन सा बिक रही है, यूनिट इसमें P बिक रही है, ठीक है, सेलिंग यूनिट कौन सी है P है, तो हम P का क्या लेंगे, P का नेटवर्थ पहले निकालेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे, ठीक है, आपका जो है नेटवर्थ निकल के आएगा P का, ठीक है। और सेल्स कंसीडरेशन में से हम क्या माइनस करेंगे, नेटवर्थ, सेल्स कंसीडरेशन में से नेटवर्थ माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा इस केस में। ये क्वेश्चन भी इजी ही था, 8 नंबर का जो था। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन जो है रिलेट है अपील से, रिलेटेड किससे है, अपील वाले सेक्शन से। द असेसमेंट ऑफ प्रणब लिमिटेड वाज कंप्लीटेड अंडर सेक्शन 143(3), यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ था विथ एन एडिशन ऑफ 22 लाख रुपीज़, इसने ऐड किए रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। द असेसी कंपनी प्रेफर्ड एन अपील बिफोर द कमिश्नर विच इज़ पेंडिंग नाउ, इन दिस बैक ड्रॉप आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, इसके उसमें आपको आंसर करना है। तो इसमें अगर आप देखें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बेस्ड ऑन फ्रेश इन्फॉर्मेशन देयर वाज अ स्केपमेंट, तो स्केपमेंट जो असेसमेंट होता है वो 147 में होता है, तो क्या वो कर सकता है कि नहीं, तो आंसर तो कर सकता है। उसके बाद 154 में रेक्टिफिकेशन फ्रॉम अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो वो भी हो सकता है। उसमें बोला है कैन द असेसी कंपनी सीक रिवीजन अंडर सेक्शन 264,
जब डिपार्टमेंट को अपील करना होता है, रिवीजन करना होता है, तो वो 263 में करता है, और एसएससी के लिए 264 का सेक्शन है। तो इसके लिए 264 में अगर जाएगा तो बाकी के रास्ते बंद हो जाएंगे। एक बार अगर आप 264 में गए, वहाँ पर जो भी होगा उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। तो इसको आप क्या एडवाइस करोगे कि पहले आप कहाँ जाओगे, आईटेट में जाओगे, ठीक है। पहले आप आईटेट में जाओ, वहाँ पर रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ से आप रिवीजन में जा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट आप रिवीजन में चले गए और यहाँ से आप के फेवर में फैसला नहीं आया, तो यहाँ से आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। तो आप पहले क्या एडवाइस करोगे कि एसएससी को सबसे पहले आईटेट में जाना चाहिए, उसके बाद ही रिवीजन के लिए प्रोसीड करना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कमिश्नर मेक अ रिवीजन अंडर सेक्शन 263 बोथ द रिस्पेक्ट ऑफ मैटर कवर्ड इन अपील एंड अदर मैटर। तो वो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अब अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर बी, ये काफ़ी इजी था। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा। इसमें सिंपल बताना है कि रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइजेज है या डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज इन प्रेजेंट फॉलोइंग केस। तो जैसा कि आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ा होगा, वहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और लगभग सभी ने किया होगा। तो यहाँ पर क्या है, ए लिमिटेड है जिसने 28% वोटिंग पावर लिया है बी लिमिटेड में, एंड 31% वोटिंग पावर है सी लिमिटेड में। तो यहाँ पर ए किसको होल्ड कर रहा है, बी को और सी को। तो इसमें यही पूछा गया है, बी और सी क्या रिलेटेड है। तो इसमें डिम्ड मान लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है तो मानना पड़ेगा इसमें कि बी और सी जो है वो एसोसिएट एंटरप्राइज है। क्यों, क्योंकि ए दोनों को ही होल्ड कर रहा है। कितने परसेंट से ज़्यादा, 26% से ज़्यादा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो दूसरे पूछा है सन लिमिटेड is engaged in manufacturing of medicine from joint pain. It is partly dependent on Moon Limited for using know-how to manufacture the same. Sun Limited pays royalty in Moon Limited as per the regulation. यहाँ पर अगर कोई नो हाउ ट्रेड करता है और उसको रॉयल्टी मिलती है, तो यहाँ पर भी क्या माना जाएगा कि एसोसिएट एंटरप्राइज है। वहीं पर राम लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 3, राम लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर हैंडवेयर, जहाँ पर 88% ऑफ द रॉ मटेरियल जो है कन्फिगरिंग कंप्यूटर परचेज फ्रॉम लक्ष्मण। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर रॉ मटेरियल का केस आता है ना, वहाँ पर अगर आप 90% या उससे ज़्यादा एक ही सप्लायर से अगर आप लेते हो, तब आप आपस में क्या माने जाओगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। तो इस केस में 88% है ये, तो यहाँ पर नहीं माना जाएगा एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट 52 करोड़ है व्हेन इट बोरो 20 करोड़ फ्रॉम ट्री लिमिटेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस, ठीक है। तो इसमें टोटल बुक वैल्यू एसेट के 52 करोड़ के कितना परसेंट इसने लिया है, सिर्फ आधा परसेंट तो नहीं लिया है ना, तो इसमें भी नहीं माना जाएगा। वहीं पर अगर आप ये देखोगे, टोटल बोरोइंग जुपिटर लिमिटेड हुआ 7 करोड़ है, विनस लिमिटेड ने गारंटी दी है 2 करोड़ की। तो गारंटी के केस में सिर्फ 10% हम देखते हैं कितने का, जो भी लोन लिया है इसने 7 करोड़ का, जिसमें से 2 करोड़ का गारंटी किसने दिया है, विनस लिमिटेड ने। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुपिटर और विनस, ये हो जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज, है ना, क्योंकि 2 करोड़ का दिया है। 2 करोड़ के क्या, टोटल बोरोइंग के 10% से ज़्यादा है, तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज माने होंगे, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन अगर आप देखोगे, गौतम लिमिटेड हैविंग मेजर स्टेक इन मैनी कंपनीज विच इन टर्न हैव मेजॉरिटी स्टेक। यहाँ पर क्या बोलता है ना कि टोटल 7 डायरेक्टर है उस कंपनी में, जिसमें से 4 को कौन अपॉइंट करता है, दूसरी पार्टी। तो दोनों पार्टी क्या हो जाएंगी, यानी कि 50% से ज़्यादा अपॉइंट कर रहा है वो वोटिंग पावर को, यानी कि डायरेक्टर्स को, टोटल डायरेक्टर की संख्या 7 है और जिसमें से 4 अपॉइंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये भी एसोसिएट एंटरप्राइज होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखेंगे, मुखर्जी लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल हैंडसेट, द एंटायर हैंडसेट शो मैन्युफैक्चर आर सोल्ड टू बैनर्जी लिमिटेड। जितना भी बनाया सब सेल कर दिया, ठीक हो, तो ये भी आपस में माने जाएंगे, ठीक है। अब अर्जुन हैज़ 90% शेयर होल्डिंग इन भीम, शेयर होल्डिंग कितना है, 90%। हिज ब्रदर नकुल हैज़ 85% शेयर होल्डिंग इन पी लिमिटेड, ठीक है। डिसाइड द रिलेशन बिटवीन पी लिमिटेड एंड भीम लिमिटेड एंड हस्तिना लिमिटेड, ठीक है। तो भीम लिमिटेड में अर्जुन का भी है, नकुल का भी है। नकुल का किस में है, हस्तिना में, और अर्जुन का किस में, भीम में। डिसाइड द रिलेशनशिप बिटवीन भीम लिमिटेड एंड, क्योंकि दोनों रिलेटेड पार्टी हैं तो इस केस में भी माना जाएगा कि ये एसोसिएट एंटरप्राइज हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ये देखेंगे आप, जो कि DTAA का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि 8 नंबर का हो, जैसे ऑब्जेक्टिव काफ़ी लेंदी दे दिया था, वैसे ही यहाँ पर 8 नंबर काफ़ी ईजिली आपको मिलते हुए दिखेंगे, जो कि DTAA का क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी ईजी था। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अगर किया है तो इस क्वेश्चन को आप लोग बता सकते हैं कि कैसे किया है, तो बताइएगा। बाकी ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा अजीब सा है। अजीब सा क्या मतलब, टफ
टफ नहीं कहेंगे, पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो यहाँ भी ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। रिपेट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी, यानी कि सेकेंडरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। और सेकेंडरी ट्रांजेक्शन कब करते हैं? जब प्राइमरी ट्रांजेक्शन की अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला प्राइमरी होगा तभी तो हम सेकेंडरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला, एबी लिमिटेड डिटरमाइन एएलपी फॉर द ट्रांजेक्शन। मेन प्राइमरी एडजस्टमेंट बना दिया है कितने का? 210 लाख का। तो यहाँ पर तो प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है। तो आप ये बताओ, और फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम 25/9/2022 को, ठीक है। तो कितने दिन के अंदर ले आएगा? तो जो टाइम लिमिट होती है वो 90 डेज होगी। कहाँ से 90 डेज होगी? अगर उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है तो यहाँ से 90 डेज होगी। आपने ये प्रोविज़न लिखा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है? 90 डेज फ्रॉम रिटर्न ऑफ इनकम डेट। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसने बताया MNO लिमिटेड फाइल्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर 22-23 ऑन 10 जून 2022 एंड सब्सिक्वेंटली एंटर APA में एंटर किया, ठीक है, 30 तारीख को। इंक्रीज हो गई इनकम बिकॉज ऑफ ALP डिटर्मिनेशन एज पर APA एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट 80 लाख से। तो क्या यहाँ पे प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा पहले? क्योंकि 80 लाख से ही इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी एडजस्टमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 करोड़ से जो है लिमिट कम है, 1 करोड़ से अमाउंट जो है प्राइमरी एडजस्टमेंट का वो कम है, क्योंकि 80 लाख ही है। तो इसमें तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो इसमें 190 लाख का है। ALP प्राइस जो डिटरमाइन किया वो कितने से बढ़ा है? 190 लाख से, यानी कि 1 करोड़ 90 लाख से। तो यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिट क्या होगी? असेसमेंट ईयर 21/22 ऑन 5/2। इसने इनकम रिटर्न ऑफ इनकम इसने 5 फरवरी 2022 को फाइल कर दिया था और APA में एंटर हुआ 10 मार्च 2022 को। तो जिस दिन एंटर हुआ APA में, वहाँ से लेके 90 डेज़ के अंदर अंदर क्या करेगा? वो पैसे लेके आएगा, नहीं तो क्या लगेगा? उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं 7th का जो B क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं था इसमें, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये 16 मार्क्स का जो है, 5 नंबर 5 नंबर और ये 10 नंबर और ये था 6 नंबर का। इस 10 नंबर में से इजी ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में भी। यहाँ पर सेक्शन 9(1) आता है। अगर आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन पढ़ा होगा तो NR टैक्सेशन का जो चैप्टर है यहाँ से वो क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन जो है NJ से, ठीक है। उसके बाद अगर देखें शॉर्ट नोट्स इतना कुछ खास नहीं था। पेनल्टी, बायलैटरल रिलीफ, ठीक है, 91 वाला सेक्शन जो है DTAA का, वहाँ से कंपोनेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अंडर ICDS 5, फिर बेसिक अप्रोच ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो आप लोगों ने ये किया होगा, फिर ये सब किया होगा। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ठीक था पेपर, इतना ज़्यादा भी टफ नहीं था। लेंदी था, लेंदी सिर्फ ऑब्जेक्टिव की वजह से था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफ़ी टाइम टेकिंग था। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में कितना टाइम लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो जो है काफ़ी थोड़ा लंबा बन गया, क्योंकि लेंदी था पेपर और डिस्कस भी हमने थोड़ा ज़्यादा किया था, तो इसलिए काफ़ी लंबा बना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। और सपोर्ट करने के लिए यही कर सकते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। जितना शेयर करेंगे, जितना वीडियो लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा वीडियो आएगा। मैं आने वाले टाइम में और भी वीडियो डालने वाला हूँ, रेगुलर डालूंगा अगर आप लोग सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो।